हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे कृषि अभ्यर्थियों। कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अपन ने वो जनरल मॉर्फोलॉजी एंड बायोलॉजी पढ़ रहे थे निमेटोड की अपन ने वो शारीरिक संरचना पढ़ रहे थे, उनकी आकारिकी के बारे में वो अपन पढ़ रहे थे। इसके अंदर अपने पिछली क्लास के अंदर अपन आउटर बॉडी ट्यूब और इनर बॉडी ट्यूब के बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। आज अपन बात करने वाले हैं, वो बात करेंगे बॉडी कैविटी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे डियर्स? आज अपन बॉडी कैविटी के बारे में वो बात करेंगे। तो शुरू करते हैं अपन आज की क्लास को। आज अपन बात करने वाले हैं डियर्स, वो बात करने वाले हैं शरीर गुहा या फिर अपन जिसको सूडो सोमियल या बॉडी कैविटी बोलते हैं। आज अपन बॉडी कैविटी की बात करेंगे या फिर अपन वो स्यूडो कोइलम की बात करने वाले हैं। किसकी बात करेंगे डियर्स? स्यूडो कोइलम की या फिर अपन बॉडी कैविटी की वो आज अपन बात करने वाले हैं चर्चा क्लास के अंदर। इससे पहले जो क्लास हुई थी अपनी, उस क्लास के अंदर अपन ने डियर्स वो बात करूँ तो अपन ने आउटर बॉडी ट्यूब और इनर बॉडी ट्यूब के बारे में वो अपन ने अच्छी तरह से चर्चा की थी। अगर उस क्लास को भी आपने नहीं लिया है तो आप ज्वाइन कर लीजिए और लिंक है वो आपको प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएगी। आज अपन बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं बॉडी कैविटी के बारे में। सूत्रकृमियों में सत्य कोई मिल गुहा पाई जाती है। क्या है स्टूडेंट्स? सूत्रकृमि होते हैं, इनके अंदर है वो शुद्ध सत्य कोई में गुहा है वो नहीं पाई जाती है। ट्रू कोइलम में वो नहीं पाया जाता है। इनके अंदर है वो सूडो कोइलम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सूडो कोइलम में गुहा पाई जाती है। सत्य कोइलम में गुहा है वो सूत्रकृमियों के अंदर नहीं पाई जाती है। ये अपन को है वो ध्यान रखना है डियर्स कि निमेटोड्स के अंदर सत्य कोइलम में गुहा है वो नहीं पाई जाती है। अब अपन बात करते हैं कोयल में गुहा की। किसकी बात करेंगे? कि कोयल में कैविटी होती है, कोयल में गुहा होती है या फिर कोयल में कैविटी बोलते हैं जिसको अपन। कि कोयल में कैविटी क्या होती है? तो बाहरी दीवार होती है इसकी, वो सोमेटिक मांसपेशियों से बनी होती है। क्या कोयल में कैविटी होती है? इस कोयल में कैविटी की बाहरी दीवारें होती है। कोयल में कैविटी की जो बाहरी दीवारें होती है, वो बाहरी दीवारें किससे बनी होती है डियर्स? तो ये सोमेटिक मांसपेशियों की बनी होती है। किसकी बनी होती है? बाहरी दीवारें होती है वो अपनी सोमेटिक मांसपेशियों की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सोमेटिक मांसपेशियों की बनी होती है। ये अपन को वो ध्यान रखना है, सोमेटिक मांसपेशियां। सोमेटिक मांसपेशियों की वो बाहरी दीवार बनी होती है कोयल में गुहा की। और आंतरिक दीवार होती है ये आंतरनाल की बनी होती है। किसकी बनी होती है? एलिमेंट्री कैनाल होती है। क्या होती है डियर्स? एलिमेंट्री कैनाल या जिसको अपन आंतरनाल बोलते हैं वो होती है। इसको अपन एक्टोडर्मल बोलते हैं। क्या होती है? इसकी उत्पत्ति होती है वो कैसे होती है? एक्टोडर्मल होती है। और कोयल कोयल में गुहा की बाहरी दीवार होती है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? मीजोडर्मल होती है। कैसे होती है? मीजोडर्मल। ये अपन को वो ध्यान रखना है। ये चीज अपन को ध्यान रखना है कि कोयल में गुहा की बाहरी दीवार की उत्पत्ति होती है वो मीजोडर्मल होती है, जबकि आंतरिक दीवार की उत्पत्ति होती है वो अपने एक्टोडर्मल होती है। कैसे होती है ये? एक्टोडर्मल होती है। एक्टोडर्मल होती है। एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल और मेसोडर्मल तीन प्रकार की उत्पत्ति होती है। उसमें से बाहरी दीवार की उत्पत्ति होती है वो मेसोडर्मल होती है और ये सोमेटिक मांसपेशियों से बनी होती है। और कोयल में गुहा की जो आंतरिक दीवारें होती है इनकी उत्पत्ति होती है वो एक्टोडर्मल होती है और इनको अपने वो एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं या फिर अंतर्नाल के नाम से वो डियर्स जानते हैं। उसके बाद में अगला अपना आता है सूडो कोयल में की गुहा। कौन सी आती है? सूडो कोयल में की गुहा। कोयल में की गुहा, सूडो कोयल में की गुहा और सूडो डोमेंशियल फ्लड होता है वो होता है। अगर मैं सूडो कोयल में की गुहा की बात करूं तो ये केवल मेसोडर्मीय ऊतकों की बनी होती है। किसकी होती है? सूडो कोयल में की गुहा होती है। सूडो कोयल में की कैविटी होती है डियर्स, ये केवल मेसोडर्मिक टिश्यूज से वो आच्छादित होती है। उसके बाद में अगर अपन बात करें सूडो कोयल में फ्लड की बात करें कि सूडो कोयल में फ्लड क्या होता है, तो इसमें दरों में सभी आंतरिक अंगों का संचालन करता है। यानी कि इस दरों के अंदर जो भी निमेटोड के आंतरिक अंग होते हैं वो आंतरिक अंग है वो इस दरों के अंदर रहती है। उसका संचलन होता है, संरक्षण करते हैं, परिवहन करते हैं और संचालन करते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं अभी इनका केमिकल कंपोजिशन ऑफ सूडो कोमिकल फ्लड का। ये जो सूडो कोमिकल फ्लड होता है, सूडो कोयल में फ्लड होता है, इस सूडो कोयल में फ्लड का रासायनिक संगठन क्या है उसकी अपन बात करते हैं। शरीर गुहा की प्रमुख प्रणालियों की बात करें अगर अपन कि मेन सिस्टम है ना सूडो कोयल में, ये अपने शरीर गुहा होती है। इस शरीर गुहा के अंदर सूडो कोयल में के अंदर कौन कौन से सिस्टम होते हैं? तो इनके अंदर प्रजनन तंत्र होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम होता है और सर्जन तंत्र होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। और अपन को ध्यान रखना है सूत्रकृमियों के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है डियर्स कि सूत्रकृमि के अंदर कौन सा तंत्र नहीं पाया जाता है? तो सूत्रकृमि होते हैं अपने निमेटोड होते हैं। इन निमेटोड के अंदर है वो अपना
एक तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है, परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। अपन को ध्यान रखना है कि सूत्रकृमियों के अंदर परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं, ये अपन को ध्यान रखना है। उनके अंदर प्रजनन तंत्र पाया जाता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र पाया जाता है और बीच उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं जिसको अपन एक्सीडेटरी सिस्टम, एक्सीडेटरी सिस्टम या उत्सर्जन बोलते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र होता है वो पाया जाता है। अब अपन बात करते हैं सूत्रकृमियों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। किसकी बात करेंगे? सूत्रकृमियों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो सूत्रकृमि होते हैं डियर्स, ये कैसे होते हैं? डायोसियस होते हैं। कैसे होते हैं? सूत्रकृमि होते हैं ये डायोसियस होते हैं या द्विलिंगी होते हैं। इनमें नर और मादा अलग अलग होती है। क्या होती है? अगर मैं सूत्रकृमियों की बात करूं डियर्स तो सूत्रकृमि होते हैं ये अपने डायोसियस होते हैं। कैसे होते हैं? डायोसियस होते हैं। सूत्रकृमि अपने डायोसियस होते हैं, यानी कि इनके अंदर नर और मादा होती है। वो क्या होती है? नर अलग होता है और मादा क्या होती है? अलग होती है। नर और मादा अलग अलग होते हैं, ये अपन को ध्यान रखना है। इनके अंदर एक नर होते हैं वो मादा की तुलना में क्या होते हैं? छोटे होते हैं। ये भी अपन को ध्यान रखना है कि नर होते हैं, नर क्या होते हैं? मादा की तुलना में छोटे होते हैं। नर होते हैं वो मादा की तुलना में छोटे होते हैं और जो मादा सूत्रकृमि होती है ये मादा सूत्रकृमि नर की तुलना में क्या होती है? बड़ी होती है। क्या होती है? मादा सूत्रकृमि नर की तुलना में बड़ी होती है। ये अपन को लंबी होती है, ये भी अपन को है वो ध्यान रखना है। उसके बाद मैं बात करूं कि सूत्रकृमि सामान्यतः डायोसियस होते हैं, अर्थात नर और मादा क्या होती है? अलग अलग होती है। नर होते हैं वो छोटे होते हैं और मादा होती है ये लंबी और बड़ी होती है। कुछ प्रजातियों में नर की संख्या कम होती है या पूर्णतः अनुपस्थित होती है। नेमेटोड की ऐसी बहुत सारी प्रजातियां हैं, नेमेटोड की ऐसी बहुत सारी प्रजातियां हैं। इन प्रजातियों के अंदर नर होते हैं, नर की संख्या होती है वो तो क्या होती है? नर की संख्या होती है कम होती है। यहाँ पे इनके अंदर है वो अनुपस्थित होते हैं। उनको अपन क्या बोलते हैं? हर्माफोर्डाइजम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्माफोर्डाइजम, या फिर अपन को है वो इनके हर्माफोर्डाइजम बोलते हैं। क्या होते हैं? कुछ निमेटोड के अंदर, कुछ निमेटोड की प्रजातियों के अंदर सूत्रकृमियों की संख्या होती है वो बिल्कुल ही कम होती है। यहाँ पर संख्या नर सूत्रकृमियों की संख्या होती है वो कम होती है। यहाँ फिर नर सूत्रकृमि नहीं पाए जाते हैं, उस प्रवृत्ति को अपन है वो हर्माफोर्डाइजम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्माफोर्डाइजम, हर्माफोर्डाइजम बोलते हैं। क्या बोलते हैं ये सब? हर्माफोर्डाइजम बोलते हैं। हर्माफोर्डाइटिज्म क्या होता है कि कुछ सूत्रकृमि प्रजातियों के अंदर नर की संख्या होती है वो बिल्कुल कम होती है या फिर नर है पूरी तरह से अनुपस्थित होती है। इस प्रवृत्ति को अपन क्या बोलते हैं? हर्माफोर्डाइटिज्म है वो बोलते हैं। और इनके अंदर है वो पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है। ये अपन को ध्यान रखना है कि हर्माफोर्डाइटिज्म होती है, इस हर्माफोर्डाइटिज्म प्रवृत्ति के अंदर पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है। कौन सी प्रवृत्ति पाई जाती है? पार्थेनोजेनेसिस पाई जाती है, यानी कि बिना निषेचन के ही वो आगे इनके अंदर वो प्रवृत्ति होती है। इनके अंदर निषेचन होता है वो नहीं होता है। अब अपन बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। किसकी बात करते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर मैं बात करूं निमेटोड की, किसकी अपन बात कर रहे हैं? निमेटोड की। कि सूत्रकृमि होते हैं, इन सूत्रकृमियों के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से हैं वो ऑर्गन पाए जाते हैं, उन ऑर्गन्स की अपन बात करेंगे। सूत्रकृमियों के अंदर मादा सूत्रकृमि होती है। इस मादा सूत्रकृमि के अंदर प्रजनन से संबंधित कौन कौन से अंग हैं, उन अंगों की अपन है वो चर्चा करने वाले हैं। तो इनके अंदर क्या पाया जाता है? मादा सूत्रकृमियों में होता है अंडाशय होता है। अंडाशय की संख्या और दिशा के आधार पर विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं। क्या होता है? अगर मैं बात करूं ओवरी की, किसकी बात करूं? ओवरी की बात करें डियर सब, तो मादा सूत्रकृमियों के अंदर ओवरी होती है। ओवरियों की संख्या और ओवरी की दिशा, संख्या और दिशा के आधार पर है वो मादा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। उनकी अपन है वो बात करेंगे। इसमें पहला होता है वो होता है मोनोडेल्फिक। कौन सा होता है? मोनोडेल्फिक। मोनोडेल्फिक में एक अंडाशय होता है। क्या होता है डियर्स? अगर मैं मोनोडेल्फिक रिप्रोडक्टिव की बात करूं तो मोनोडेल्फिक रिप्रोडक्टिव के अंदर होता है वो एक अंडाशय होता है। कितने अंडाशय होते हैं? एक अंडाशय वो होता है और एक ही दिशा में विकसित होते हैं। क्या होते हैं? मोनोडेल्फिक रिप्रोडक्टिव के अंदर एक अंडाशय होता है और एक ही दिशा के अंदर विकसित होता है। उसके बाद में अगला आता है डाइडेल्फिक। कौन सा आता है? डाइडेल्फिक। डाइडेल्फिक के अंदर दो अंडाशय होते हैं। कितने होते हैं? डाइडेल्फिक की बात करें तो डाई से मतलब पता चल जाता है, डाई यानी दो, तो इनके अंदर दो अंडाशय होते हैं और दोनों दिशाओं में फैला होता है। क्या होता है? मोनोडेल्फिक के अंदर एक अंडाशय होता है, डाइडेल्फिक के अंदर दो अंडाशय होते हैं और दोनों दिशा के अंदर फैला होता है। उसके बाद में अगला आता है प्रोडेल्फिक। कौन सा आता है? प्रोडेल्फिक। प्रोडेल्फिक की बात करें तो एक गोनेड जो वल्वा के आगे है वो वल्वा के आगे की ओर होता है। क्या होता है? एक गोनेड होता है जो वल्वा के आगे की ओर है वो एंटेरियर होता है।
अगला अपना आता है ओपिस्टोडेल्फी। कौन सा आता है? ओपिस्टोडेल्फी। कौन सा आता है? ओपिस्टोडेल्फी। अगर मैं ओपिस्टोडेल्फी की बात करूं तो एक गोनेड जो वल्वा के पीछे पोजिटर की ओर होता है, किसकी ओर पता है? पीछे की ओर होता है, वल्वा के पीछे की ओर गोनेड होता है, पोजिटर होता है। उसके बाद में अगला आता है एम्फीडेल्फिक। एम्फीडेल्फिक की बात करें तो दो अंडाशय होती है, एक आगे और एक पीछे की ओर होता है। क्या होता है? अगर अपन एम्फीडेल्फिक की बात करें तो एम्फीडेल्फिक ये वो दो अंडाशय होती है, एक आगे की ओर होता है और एक पीछे की ओर होता है, और ये एक संतुलित व्यवस्था है। सबसे संतुलित व्यवस्था कौन सी है? तो सबसे संतुलित व्यवस्था होती है एपिडेर्मिक। तो अंडाशय की संख्या और उनकी दिशा के आधार पर है वो। अगर अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव की बात करें तो ये अपने चार प्रकार के होते हैं। मोनोडेल्फिक। मोनोडेल्फिक के अंदर एक अंडाशय होता है और एक ही दिशा के अंदर विकसित होता है। फिर आता है अपना डाइडेल्फिक। डाइडेल्फिक के अंदर दो अंडाशय होते हैं और दोनों दिशाओं में फैला होता है। फिर आता है अपना प्रोडेल्फिक। प्रोडेल्फिक की बात करें तो एक गोनेड होता है जो वल्वा के आगे की ओर होता है। क्या होता है? गोनेड की मैं बात करूं, वल्वा के आगे की ओर होता है। अगला आता अपना आता ओपिस्टोडेल्फिक। ओपिस्टोडेल्फिक में एक गोनेड और एक वल्वा के वो पीछे की ओर पोजिटर स्थिति में होता है। अगला अपना आता है एपिडेल्फिक। एपिडेल्फिक में दो अंडाशय होते हैं और ये एक है वो एक आगे की ओर होता है और एक पीछे की ओर होता है एपिडेल्फिक में, और ये सबसे संतुलित व्यवस्था होती है। ये अपन को एविडियंस ध्यान रखना है। ये अपना यहाँ पर आपको चित्र के माध्यम से वो दिखाया गया है कि प्रोडेल्फिक ओपी, ये अपना ए हो गया, ये प्रोडेल्फिक हो गया, उसके बाद में ओपिस्टोडेल्फिक हो गया, उसके बाद में एपिडेल्फिक, और इस प्रकार की व्यवस्था को है वो चित्र के माध्यम से आपको यहाँ पर दर्शाया गया है। उसके बाद में अपन बात करें डियर्स आगे, तो अगला अपना आता है सूत्रकर्मियों का प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये पेज है वो दोबारा। अब इसमें अपन पढ़ेंगे फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे थे, इसमें अपन पहला पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अंडाशय। किसके बारे में बात करेंगे? अपन बात करेंगे ओवरी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? ओवरी या अंडाशय के बारे में वो अपन डियर्स बात करेंगे। ये एक खोखली और लंबी नलिका होती है। अगर मैं बात करूं अंडाशय की, किसकी बात करूं? अंडाशय की अगर अपन बात करें डियर्स, तो अंडाशय होता है वो कैसे होती है? अंडाशय एक खोखली नली होती है। कैसे होती है? अंडाशय खोखली और लंबी नली होती है। खोखली वो लंबी नली कैसी होती है? अंडाशय होती है वो खोखली और लंबी नली होती है, जिसके अग्र सिरे पर एपिकल एंड पर एक कैप कोशिका होती है जिसको अपन कैप सेल बोलते हैं, और जो जर्मिनल क्षेत्र हो या गुणन क्षेत्र कहलाता है। क्या होता है? अंडाशय होता है, अंडाशय के आगे के सिरे पर यानी कि एपिकल एंड पर एक कैप होती है जिसको अपन कैप सेल बोलते हैं, और वो क्या होता है? जर्मिनल क्षेत्र होता है। क्या होता है? जर्मिनल क्षेत्र या फिर गुणन क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में तिरोकोशी का विभाजन होता है। क्या होता है? अगर मैं जर्मिनल जोन की बात करूं तो जर्मिनल जोन के अंदर है वो सेल डिवीजन होता है, वो तिरोगतिश होता है। क्या होता है? अगर अपन जर्मिनल जोन की बात करें तो जर्मिनल जोन के अंदर सेल डिवीजन होता है, वो तिरोगतिश होता है, जिससे जनन कोशिकाएं जर्म सेल है वो उत्पन्न होती है। उसके बाद में आता है वर्धी क्षेत्र या ग्रोथ जोन। सबसे आगे का अंत होता है जिसको अपन जर्मिनल जोन बोलते हैं। इसके अंदर सेल डिवीजन होता है तिरोगतिशी। उसके बाद में अगला अपना आता है ग्रोथ जोन, वर्धी जोन, जिसमें कोशिकाएं आकार में बढ़ती है और परिपक्व होती है। क्या होती है? जर्मिनल जोन के अंदर है वो सेल डिवीजन होता है। उसके बाद में ग्रोथ जोन होता है। ग्रोथ जोन के अंदर कोशिकाएं होती है वो आकार में बढ़ती है, आकार में बड़ी होती है, और उसके अलावा अपन बात करें तो परिपक्व होती है। परिपक्व कोशिकाओं को उगोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? परिपक्व कोशिकाएं होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? उगोनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर्स? परिपक्व कोशिकाओं को उगोनिया कहा जाता है, और एक पंक्ति के अंदर व्यवस्थित रहती है। अगर मैं उगोनिया की बात करूं डियर्स, तो उगोनिया होती है वो परिपक्व कोशिकाएं होती है और ये एक पंक्ति के अंदर व्यवस्थित रहती है। उसके बाद में अगला अपना आता है अंडवाहिनी या ओविडक्ट। अगला अपना रिप्रोडक्टिव फीमेल ऑर्गन कौन सा है? अंडवाहिनी। अगर मैं ओविडक्ट की बात करूं तो ये एक अंडाशय के वर्धी क्षेत्र के बाद में आता है। क्या होता है? अंडाशय का वर्धी क्षेत्र होता है, ग्रोथ जोन होता है, उस ग्रोथ जोन के बाद में आता है अपना ओविडक्ट आता है। परिपक्व अंडाणु होते हैं जिसको अपन oocytes बोलते हैं, इसमें प्रवेश करते हैं। ओविडक्ट के अंदर परिपक्व अंडाणु या oocytes से वो प्रवेश करते हैं। कुछ सूत्रकृमियों में ये भाग शुक्राणु संग्रह नली के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है? स्पर्मेथिका के रूप में कार्य करता है। किसके? कुछ निमेटोड की अगर फीमेल निमेटोड की बात करें तो फीमेल निमेटोड के अंदर कुछ फीमेल निमेटोड के अंदर ओविडक्ट पार्ट होता है, ये है वो स्पर्मेथिका के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है? स्पर्मेथिका के रूप में कार्य करता है, या फिर अपन जिसको शुक्राणु संग्रह बोलते हैं, जिसके अंदर है वो नर के शुक्राणु आकर वो संग्रहित होते हैं। अन्य में ये कार्य गर्भाशय के ऊपरी भाग या वल्वा के पीछे के थैली भाग में होता है। किसमें होता है? जिनके अंदर है वो शुक्राणु स्पर्मेथिका नहीं होती है,
ओविडक्ट के अंदर स्पर्मेथिका नहीं होती है। उन निमेटोड के अंदर ये स्पर्मेथिका का कार्य होता है वो गर्भाशय के ऊपरी भाग या फिर वल्वा के पीछे थैलीनुमा भाग में होता है। ये होगी अपने दो ओवरी और ओविडक्ट। उसके बाद में अपन बात करें यूट्रस की। किसकी बात करेंगे? यूट्रस की बात करेंगे, गर्भाशय की बात करेंगे। किसकी बात करने वाले हैं? तीसरा अपना ऑर्गन रहने वाला है वो यूट्रस या फिर निमेटोड का गर्भाशय रहने वाला है। ये सबसे बड़ा और जटिल भाग होता है। अगर मैं यूट्रस की बात करूं तो यूट्रस होता है वो सबसे बड़ा होता है और यूट्रस होता है वो जटिल भाग होता है। यूट्रस के कार्य की बात करें तो इससे शुक्राणु संग्रहण का कार्य, फर्टिलाइजेशन या निषेचन का कार्य करते हैं, अंडा सिल्के का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? अंडा सिल्का होता है उसका बाहरी, उसका निर्माण करते हैं। और फिर अंडों का निष्कासन या फिर लेइंग, अंडों के निष्कासन को क्या बोलते हैं? लेइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेइंग। लेइंग का है वो कार्य करता है, लेइंग। लेइंग ये है इसके कार्य। किसके? हमने गर्भाशय के कार्य है। किसके? गर्भाशय क्या कार्य? शुक्राणु संग्रहण, फर्टिलाइजेशन, अंडा सिल्के का निर्माण करना और अंडों का निष्कासन या लेइंग। कुछ प्रजातियों में गर्भाशय का ऊपरी भाग स्पर्मेथिका का कार्य करता है, शुक्राणु संग्रहण का कार्य करता है। ये अपन ओविडक्ट के अंदर पढ़ा था कि जिन निमेटोड के अंदर ओविडक्ट स्पर्मेथिका का कार्य नहीं करता है उन निमेटोड के अंदर गर्भाशय का जो ऊपरी भाग होता है, पिछला ऊपरी भाग, वो स्पर्मेथिका का कार्य करता है। उसके बाद में हम बात करते हैं वेजाइना की। किसकी बात कर रहे हैं? निमेटोड वेजाइना की बात करते हैं, निमेटोड की योनि की बात करते हैं। तो निमेटोड की अगर मैं वेजाइना की बात करूं तो गर्भाशय का अंतिम भाग एक सामान्य नलिका के होता है जिसको अपन योनि बोलते हैं। क्या होता है? गर्भाशय का अंतिम भाग होता है वो एक सामान्य नलिका के रूप में है, वो ओपन होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं डियर्स? वेजाइना के नाम से जानते हैं। वेजाइना एक छोटी, संकरी और चपटी नलिका होती है। क्या होती है? अगर मैं वेजाइना की बात करूं तो वेजाइना छोटी, संकरी और चपटी नलिका वो होती है। वेजाइना क्यूटिकल से रेखांकित होती है। किससे रेखांकित होती है? वेजाइना होती है वो क्यूटिकल से रेखांकित होती है और इसमें मांसपेशियां होती है। क्या होती है? अगर अपन वेजाइना की बात करें तो वेजाइना क्यूटिकल से रेखांकित होती है और वेजाइना के अंदर मांसपेशियां होती है। अगला है अपना वल्वा। योनि के बाहर की ओर एक गोनोफोर के रूप में खुलती है जिसको अपन वल्वा कहते हैं। क्या होता है? योनि होती है वो बाहर की ओर एक गोनोफोर के रूप में खुलती है। किसके रूप में वो खुलती है? गोनोफोर के रूप में वो खुलती है। उस पार्ट को अपन वो वल्वा के नाम से जानते हैं। वल्वा आमतौर पर शरीर के मध्य भाग में स्थित होता है। कहाँ होता है? वल्वा होता है वो शरीर की मिड बॉडी में होता है। कहाँ पर होता है? अगर मैं वल्वा की बात करूँ डियर्स तो निमेटोड की मिड बॉडी के अंदर वल्वा है वो पाया जाता है और यही अंडों का निष्कासन होता है। वल्वा से किसका निष्कासन होता है? अंडों का निष्कासन होता है। किसका निष्कासन होता है? अंडों का निष्कासन की अगर अपन बात करें तो अंडों का निष्कासन किससे होता है डियर्स? अंडों का निष्कासन होता है वो अपने वल्वा पार्ट से होता है। कौन से पार्ट से होता है? वल्वा पार्ट से होता है। उसके बाद में अगला है अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कौन सा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नर सूत्रकृमियों का, नर सूत्रकृमि का प्रजनन तंत्र की अपन बात करेंगे। नेमेटोड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नर सूत्रकृमियों के अंदर मुख्यतः 3 अंग पाए जाते हैं। कितने अंग पाए जाते हैं? 3 अंग पाए जाते हैं। वर्सन जिसको अपन टेस्टिस बोलते हैं, वीर्य कोशिका यानी कि सेमिनल वेसाइल्स, वॉश डिफरेंस। कितने अंग पाए जाते हैं? नर मेल निमेटोड की अगर अपन बात करें तो मेल निमेटोड के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर 3 पार्ट पाए जाते हैं, टेस्टिस, वर्सन, वीर्य कोशिका, सेमिनल वेसिकल्स, वास्ट डिफरेंस। कौन सी? वास्ट डिफरेंस। अब अपन बात करते हैं टेस्टिस की। सूत्रकृमियों में एक वर्षन होने पर उन्हें वो मोनार्फिक तथा 2 वर्षन होने पर उन्हें डायर्फिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर सूत्रकृमियों में एक वर्षन है तो उसको अपन है वो मोनार्फिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिन सूत्रकृमियों के अंदर एक वर्षन पाया जाता है उन सूत्रकृमियों को अपन मोनार्फिक बोलते हैं और जिन सूत्रकृमियों के अंदर 2 वर्षन पाए जाते हैं उनको अपन है वो डायर्फिक बोलते हैं। इसके वो 2 भाग होते हैं। अगर अपन मैं टेस्टिस की बात करूं, वर्षन की बात करूं तो वर्षन के अंदर है वो 2 भाग होते हैं। एक होता है जर्मिनल जोन और दूसरा होता है ग्रोथ जोन। कौन सा? जर्मिनल जोन और ग्रोथ जोन। जर्मिनल जोन की बात करें तो ये शुक्राणु जनन कोशिकाओं का विभाजन होता है। क्या होता है? जर्मिनल जोन के अंदर शुक्राणु जनन कोशिकाएं होती है, स्पर्मेटोगोनिया का विभाजन होता है। किसका विभाजन होता है? अगर अपन बात करें जर्मिनल जोन की तो जर्मिनल जोन के अंदर स्पर्मेटोगोनिया का स्पर्मेटोगोनिया का विभाजन होता है। स्पर्मेटोगोनिया का विभाजन होता है। किसका विभाजन होता है? जर्मिनल जोन के अंदर स्पर्मेटोगोनिया का एवोडियस विभाजन होता है। जबकि अगर अपन ग्रोथ जोन की बात करें तो ग्रोथ जोन के अंदर शुक्राणु जनन कोशिकाएं स्पर्मेटोसाइट्स का आकार में वो बढ़ती है। ये कोशिका एकल या द्वितीयक प्रकृति के अंदर पाई जाती है। अगला अपना आता है वास्ट डिफरेंस। कौन सा आता है? वास्ट डिफरेंस। ये 2 भागों में विभाजित होता है।
वास डिफरेंस की बात करें तो वास डिफरेंस होता है वो दो भागों के अंदर विभाजित होता है। अग्र ग्रंथि युक्त भाग होता है और पक्ष मांसपेशी भाग है। क्या? अग्र ग्रंथि युक्त भाग और पक्ष मांसपेशी भाग। इसका अंतिम सिरा वीर्य निर्गमन नलिका में खुलता है। किसमें खुलता है? इसका वास डिफरेंस का अंतिम सिरा होता है वो वीर्य निर्गमन नलिका यानी कि एक्सुलेटरी डक्ट के अंदर खुलता है। किसके अंदर खुलता है? एक्सुलेटरी डक्ट के अंदर खुलता है। उसके बाद में अगला अपना आता है वीर्य निर्गमन नलिका या फिर एक्सुलेटरी डक्ट। एक्सुलेटरी डक्ट की मैं बात करूं तो ये पिछले छोर पर स्थित होती है। कहां पर स्थित होती है? पिछले छोर पर स्थित होती है और इसमें से वो एक्सुलेटरी डक्ट से वो शुक्राणुओं का क्या होता है? डियर्स निष्कासन होता है। ये मांसपेशी की संरचना से युक्त होती है जिसमें स्खलन की प्रक्रिया नियंत्रित होती है। वीर्य निष्कासन नलिका का कार्य निषेचन के समय शुक्राणुओं को निष्कासित करना है। अगर अपन एक्सुलेटरी डक्ट की बात करें तो एक्सुलेटरी डक्ट का कार्य होता है निषेचन के समय, फर्टिलाइजेशन के समय वो शुक्राणुओं को क्या करती है? निष्कासन करने का कार्य करती है। यह नलिका धीरे धीरे सक्रिय होती है और नर जनन छिद्र में नीचे की ओर खुलती है। किसमें खुलती है? नर जनन छिद्र होता है उसके नीचे की ओर खुलती है। कोलोअका में नर सूत्रकर्मी के संभोगी अंग पाए जाते हैं। कोलोअका होती है इसके अंदर नर सूत्रकर्मी के संभोगी अंग यानी कि कैपुलेटरी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। अगर मैं कोलोअका की बात करूं तो कोलोअका के अंदर कैपिलेटरी स्ट्रक्चर्स है वो पाए जाते हैं। स्पियूकल, गवानुकुलम और अन्य सहायक रचनाएं होती है वो पाई जाती है। अगला है सूत्रकर्मियों का निर्वसन सिस्टम यानी कि एक्जिटरी सिस्टम। ये अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो हो गया अपन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर लिए। अब अपन बात करने वाले एक्जिटरी सिस्टम की। किसकी बात करेंगे? एक्जिटरी सिस्टम या जिसको अपन उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। उत्सर्जन तंत्र सूत्रकर्मियों के अंदर उत्सर्जन तंत्र की वो अपन बात करेंगे। अपन पहले ही बात कर चुके हैं कि सूत्रकर्मियों के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। परिसंचरण तंत्र और श्वसन तंत्र सूत्रकर्मियों के अंदर अनुपस्थित होते हैं। ये नीड्स अपन को ध्यान रखना है। अब अपन बात करते हैं सूत्रकर्मियों का उत्सर्जन तंत्र। सूत्रकर्मियों में उत्सर्जन तंत्र होता है वो अधिक विकसित नहीं होता है। इसमें एक्जिटरी पोर प्राय शरीर के मध्यवर्ती निचले भाग में होता है वो तंत्रिका रिंग के समीप स्थित होते हैं। अगर मैं बात करूं सूत्रकर्मियों का उत्सर्जन तंत्र की तो सूत्रकर्मियों का उत्सर्जन तंत्र मुख्य रूप से विकसित नहीं होता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है? एक है वो एक्जिटरी पोर पाया जाता है यानी कि निर्वसन छिद्र बोलते हैं अपन। उत्सर्जित छिद्र होता है वो पाया जाता है। यह शरीर के मध्यवर्ती निचले भाग में पाया जाता है। मिड वेंट्रिकल लाइन के अंदर पाया जाता है। शरीर के मध्यवर्ती निचले भाग के अंदर ये पाया जाता है और ये नर्व रेन के समीप स्थित होता है। सूत्रकर्मियों में निर्वसन तंत्र के दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? अगर मैं सूत्रकर्मियों के उत्सर्जन तंत्र की बात करूं तो ये दो प्रकार के होता है। एक तो हो गया अपने ग्लैंडुलर टाइप का। कौन से टाइप का हो गया? ग्लैंडुलर टाइप का हो गया, ग्रंथि युक्त प्रकार का हो गया। और दूसरा होता है अपना ट्यूबुलर टाइप का होता है। किसके टाइप का होता है? ट्यूबुलर टाइप या फिर नलिका युक्त होता है वो अपना होता है। अगर मैं बात करूं ग्रंथि युक्त प्रकार की ग्लैंडुलर टाइप की बात करूं तो इसमें एक विशिष्ट एकल कोशिका होती है जिसको अपन रेनेट सेल बोलते हैं। सूत्रकर्मियों का उत्सर्जन कौन सी कोशिकाओं से होता है? रेनेट कोशिकाओं से होता है। ग्रंथि युक्त प्रकार का जो उत्सर्जन तंत्र होता है उसमें सूत्रकर्मियों में उत्सर्जन रेनेट कोशिकाओं के द्वारा होता है। इस कोशिका में पीछे की ओर स्थित बड़ी ग्रंथि होती है जिसको अपन वो एक्जिटरी ग्लैंड या वेट्रल ग्रंथि कहते हैं। ये ग्रंथि नलिका के माध्यम से उत्सर्जन छिद्र से जुड़ी होती है और जिसका अंतिम सिरा थैलीनुमा संरचना के अंदर खुलता है। इस प्रकार मुख्यतः एंडोडोर्फिक वर्ग के सूत्रकर्मियों में पाया जाता है। जो ग्लैंडुलर टाइप के एक्जिटरी सिस्टम होता है ये एनेडोफोरिया सूत्रकर्मी वर्ग होता है उनके अंदर है वो पाया जाता है। अगला अपना आता है ट्यूबुलर टाइप। अगर मैं ट्यूबुलर टाइप की बात करूं तो इस प्रणाली में कुल 4 कठोर नलिकाएं होती है। कितनी कठोर नलिकाएं होती है? 4 कठोर नलिकाएं होती है। 2 सामने की ओर और 2 पीछे की ओर। 2 एंटीरियर कैनाल्स होती है और 2 पोजिटरी कैनाल्स होती है। 4 नलिकाएं होती है, 2 एंटीरियर कैनाल्स और 2 पोजिटरी कैनाल्स। बीच में थैलीनुमा संरचना होती है जो दोनों पार्श्व नलिकाओं को जोड़ती है। इन दोनों के बीच में थैलीनुमा संरचना होती है। इसमें ही निर्वसन छिद्र या एक्जिटरी पोर होते हैं और नलिका युक्त निर्वसन प्रणाली होती है यानी कि अपने ट्यूबुलर टाइप का उत्सर्जन तंत्र होता है। इस ट्यूबुलर टाइप के उत्सर्जन तंत्र के अंदर 4 उप प्रकार होते हैं। कितने उप प्रकार होते हैं? 4 उप प्रकार होते हैं। एक होता है विस्मित या टाइलैंकिन प्रकार का। कौन सा होता है? विस्मित या टाइलैंकिन प्रकार का यानी कि एसमेंट्रियल और टाइलैंकिन टाइप।
इस प्रकार के अधिकांश पादप परजीवी सूत्रकृमियों जैसे टाइलेंटिडिया गण के सदस्यों में पाया जाता है। इसमें एकल नलिका पूरे शरीर की लंबाई में चलती है और ये किसी पार्श्व हाइपोडर्मल कार्ड्स में स्थित होती है। इस नलिका के मध्य में एक विस्तृत क्षेत्र होता है जो नाभिकीय संरचना होती है। ये आगे की ओर एक छोटी शाखा बनाकर निर्वसन छिद्र के माध्यम से बाहर खुलती है। अगला होता है अपने उल्टे यू आकार का इन्वर्टेड यू शेप्ड। इस प्रकार की एक्रिडिया वर्ग में सूत्रकृमियों में पाया जाता है। एक्रिडिया वर्ग के सूत्रकृमि होते हैं, उनके अंदर है वो उल्टे यू आकार का है वो ट्यूबुलर रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है। इसमें नलिका उल्टे यू आकार से जुड़ी होती है। अगला होता है अपना रेवलीट्रीट प्रकार का। कौन से प्रकार का होता है? रेवलीट्रीट प्रकार का होता है। इस प्रकार मुक्त जीवी सूत्रकृमियों में वो पाया जाता है। सरल एच आकार का, ये इस प्रकार के एच आकार की संरचनाओं में नलिकाओं का आपस में जोड़ता विशेषकर होता है वो ऑब्ट्यूयर्ड प्रकार के सूत्रकृमियों में होता है। अगर मैं उल्टे आकार वाले या एस्केरिड प्रकार के औषधन तंत्र की बात करूं तो इस प्रकार में 3 नलिकाएं पाई जाती हैं, जिनमें एक नलिका सामने की ओर होती है जिसको अपन एंटीरियर पोजीशन में होती है और 2 नलिकाएं पीछे की ओर पॉजिटरी पोजीशन में होती है। सामने की एक नलिका में औषधन तंत्र बाहर की ओर खुलता है और इस नलिका के छेदे पर होता है। रेवलीट्रीट प्रकार की बात करूं तो इसमें कुल 4 कठोर नलिकाएं होती है, 2 सामने की ओर 2 पीछे की ओर स्थित होती है। एक्जिलेटरी साइनस 2 निर्वसन ग्रंथियां होती है। एक्जिलेटरी जिसको अपन एक्जिलेटरी ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं और अपने एच आकार का होता है। ये अपने एक साधारण प्रकार का होता है। 2 सामने की ओर और थोड़ी छोटी होती है नलिकाएं और 2 होती है वो पीछे की ओर होती है। यह पीछे वाली जो पॉजिटिव पोजीशन की नलिकाएं होती है ये आकार में अपेक्षाकृत बड़ी होती है, ये अपन को ध्यान रखना है। निर्वसन तंत्र के कार्यों की बात करें अगर अपन फंक्शन ऑफ एक्जिलेटरी सिस्टम कि एक्जिलेटरी सिस्टम में क्या क्या कार्य है उनकी अगर अपन ये बात करें तो हानिकारक पदार्थों में निष्कासन करती है। एक्सट्रैक्शन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, जो शरीर के अंदर हानिकारक टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उनका निष्कासन करती है। उसके अलावा अपन बात करें कुछ विशिष्ट रसायनों का स्त्रावण करती है। जल संतुलन का विनिमय करती है। टाइलेनोल सेल्स सेमीफाइट्स के अंदर होते हैं। निर्वसन में कुछ जेल जैसा पदार्थ निकलता है का स्त्राव होता है जो अंडों को विपरीत पर्यावरणीय परिस्थितियों में सहायता प्रदान करती है। अब अपन बात करेंगे नर्वस सिस्टम की। किसकी बात करेंगे? नेमेटोड के नर्वस सिस्टम की बात करेंगे। वाले सूत्रकृमियों के तंत्रिका तंत्र की बात करेंगे तो सूत्रकृमियों का तंत्रिका तंत्र होता है वो 2 भागों के अंदर बंटा होता है। कितने भागों में होता है? सूत्रकृमि तंत्रिका तंत्र की मैं बात करूं तो 2 भागों के अंदर बंटा होता है। एक तो हो गया अपना केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और अगर दूसरे कितने भागों में बंटा होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर बंटा होता है और दूसरा होता है अपना पार्श्वीय तंत्रिका तंत्र। अगर मैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बात करूं तो ये इसे मस्तिष्क भी कहा जाता है। इस क्या कहते हैं? मस्तिष्क कहा जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अपन हेड भी कहते हैं, ब्रेन बोलते हैं जिसको ब्रेन। इसको अपन वो ब्रेन के नाम से भी वो डिश जानते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को अपन ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर नर्व रिंग, गैंग्लिया तथा उनसे जुड़ी हुई नाड़ियां होती है यानी कि नर्व्स होते हैं। नर्व रिंग की मैं बात करूं अगर डियर्स की, नर्व रिंग क्या होता है तो नर्व रिंग में सर्कुलम ओइजोपेगल कम्युनिसर्स कहा जाता है इसको और इसमें एक बेल्ट जैसी संरचना होती है जो पराई चौड़ी और चपटी होती है। अगर मैं नर्व रिंग की बात करूं तो नर्व रिंग के अंदर डियर्स क्या होता है? एक बेल्ट जैसी संरचना होती है जो चौड़ी और चपटी होती है। ये अन्न प्रणाली के चारों ओर स्थित होती है। टाइलेनिक की डाकी की बात करें तो इसमें स्तंभ को है वो घेरे रहती है और डोलिम्बा में होते हैं, सूत्रगण में होते हैं, उनके अंदर अन्न प्रणाली के सामने संकीर्ण भाग के चारों ओर ये पाई जाती है। ये रिंग तिरछी स्थित होती है और इसका ऊपरी भाग होता है वो सबसे आगे होता है। और अगला अपन बात करें गैंग्लिया तो तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका तंत्र रिंग होती है, इसके सामने और ये 6 गैंग्लिया होते हैं, 2 सब डॉर्सल होते हैं, 2 वेंट्रल और 2 लैटरल होती है। ये गैंग्लिया छोटे आकार में होती हैं, इन्हें अपने वो पेपिलरी गैंग्लिया भी कहते हैं। गैंग्लिया होती है वो अपने तंत्रिका रिंग के सामने की ओर 6 होते हैं संख्या में, 2 सब डॉर्सल, 2 वेंट्रिकल और 2 अपने लैटरल होते हैं। 6 होते हैं कुल गैंग्लिया होते हैं। रिंग के पीछे की ओर
शरीर में डोर्सल, वेंट्रल और लेटरल भागों में नसें निकलती है। शरीर के विभिन्न हिस्सों के अंदर है वो अपना ट्रांसवर्स कमीसर्स भी पाया जाता है जो नसों से जोड़ती है। अगला अपना है परिधीय तंत्रिका तंत्र। कौन सा है अपना परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसमें वो विभिन्न प्रकार की संरचनाएं शामिल होती है जैसे सोमेटिक नर्व्स। परिधीय तंत्रिका तंत्र की मैं बात करूं तो इसके अंदर सोमेटिक नर्व्स पाई जाती है। उसके अलावा पेपिलिया नर्व पाई जाती है, एपिडाइल नर्व पाई जाती है, एम्फिब्स, पेसमेविड्स, डायरेट्स, होमिजोन, इस प्रकार की ये वो संरचनाएं पाई जाती है। अगला है अपना सूत्रकर्मियों का तंत्रिका तंत्र। संवेदी संरचनाएं की बात करने वाले हैं। सेशनरी स्ट्रक्चर्स ऑफ नेमेटोड्स की बात करेंगे तो इसमें सोमेटिक तंत्रिका पाई जाती है। सोमेटिक तंत्रिका हाइपोडर्मिस में अनुदैर्ध्य रूप से फैली रहती है। क्या सूत्रकर्मियों की अगर अपन तंत्रिका तंत्र की बात करें, इसके अंदर अपन सेंसरी स्ट्रक्चर ऑफ नेमेटोड्स की अगर अपन बात करें, संवेदी संरचनाओं की बात करें तो पहला आता है इसमें सोमेटिक तंत्रिका। सोमेटिक तंत्रिका होती है वो हाइपोडर्मिस में अनुदैर्ध्य रूप से फैली रहती है। जो डोर्सल सोमेटिक नर्व होती है ये डोर्सल गैंग्लिया से उत्पन्न होती है और डोर्सल कार्ड के माध्यम से गुदा क्षेत्र में जाती है और ये दो भागों के अंदर विभाजित हो जाती है। अगला अपना आता है लेटरोडोर्सल नर्व। कौन सा आता है लेटेरोडोर्सल नर्व आता है। कौन सा आता है लेटेरोडोर्सल नर्व। अगर लेटेरोडोर्सल नर्व की मैं अगर बात करूं डियर्स तो लेटेरोडोर्सल नर्व के अंदर क्या होता है, ये एक युग्मित तंत्रिका तंत्र होती है। क्या होती है लेटेरोडोर्सल नर्व होती है वो एक युग्मित तंत्रिका तंत्र होती है। लेटेरोडोर्सल नर्व की बात करें तो युग्मित तंत्रिका तंत्र होती है जो नर्व रिंग से उत्पन्न होकर शरीर के पिछले भाग के वो मध्य में स्थित होती है। अगला अपना आता है लेटेरोवेंट्रल नर्व। कौन सा आता है लेटेरोवेंट्रल नर्व। यह भी है वो नर्व रिंग को उत्पन्न होती है और पीछे की ओर उप मध्य स्थान पर पाई जाती है। क्या होती है डियर्स, अगर अपन लेटेरोवेंट्रल नर्व की बात करें तो यह भी है वो नर्व रिंग से उत्पन्न होती है और पीछे की ओर उप मध्य स्थान पर पाई जाती है। अगला आता है अपना वेंट्रल नर्व। ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का हिस्सा होती है। क्या होती है वेंट्रल नर्व की बात करें तो ये अपनी वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा होती है। किसका हिस्सा होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का वो डियर सबसे हिस्सा होती है। वेंट्रल नर्व की बात करें तो वेंट्रल नर्व होती है वो अपनी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की है वो क्या होती है डियर हिस्सा होती है। वेंट्रल नर्व की बात करें तो उसके बाद में अगला अपना आता है वो आता है लेटरल नर्व। कौन सा आता है लेटरल नर्व आता है। लेटरल नर्व की अगर मैं बात करूं तो ये गुदा क्षेत्र में स्थित होती है। लेटरल नर्व कहां होती है लेटरल नर्व गुदा क्षेत्र के अंदर स्थित होती है। कहां पर होती है स्थित गियर्स गुदा क्षेत्र के अंदर स्थित होती है और प्रत्येक की ओर एक लंबवत है वो गैंग्लिया से जुड़ी होती है। अगला है अपना डोर्सोलेटरल नर्व। डोर्सोलेटरल नर्व होती है ये युग्मित होती है और गुदा क्षेत्र में वेंट्रोलेटरल तंत्रिका से जुड़ी रहती है। अगला है अपना सेफेलिक पेपिला तंत्रिका। कौन सा है सेफेलिक पेपिला तंत्रिका। सेफेलिक पेपिला तंत्रिका की बात करें तो यह तंत्रिका शरीर गुहा से यानी कि बॉडी कैविटी से होकर गुजरती है। कहां से होकर जाती है सेफेलिक पेपिला तंत्रिका की बात करें, सेफेलिक पेपिला नर्व की बात करें तो सेफेलिक पेपिला नर्व होती है वो बॉडी कैविटी यानी कि अपना शरीर गुहा से गुजरती है और ये सेफेलिक नर्व गैंग्लिया से निकलती है। कहां से निकलती है सेफेलिक नर्व गैंग्लिया से निकलती है, होठों के पास मौजूद सेफेलिक पेपिला से जुड़ी होती है। अगला है अपना एम्फिबिडियल तंत्रिका। एम्फिबिडियल तंत्रिका सब वेंट्रल ट्रंक द्वारा वेंट्रल केमिसियोड से होकर नर्व रिंग में अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होती है। प्रत्येक एम्फिबिडियल नर्व आगे की ओर जाकर एम्फिबिडियल ग्रंथियों में प्रवेश करती है जहां इसकी सहायक शाखाएं संवेदक टर्मिनल और सेक्स का निर्माण है वो करती है। सेक्स यानी पक्ष का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है पक्ष का निर्माण करती है। उसके बाद में अपन बात करें लीव्स तो अगले अपने तंत्रिका तंत्र आता है वो आता है एम्फिब्स। कौन सा आता है एम्फिब्स से वो आता है ये युग्मित रासायनिक संवेदक अंग होते हैं। क्या होते हैं युग्मित होते हैं पेयर्ड होते हैं और रासायनिक संवेदक अंग होते हैं यानी कि कोमोसेप्टर्स होते हैं जो सिर के क्षेत्र में स्थित होते हैं। इनके छिद्र आकार में विविध प्रकार के होते हैं जैसे छिद्र जैसा वले युग जैसा यू आकार की सर्फिल आदि होते हैं। इन अंगों में लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है। क्या होती है लैंगिक द्विरूपता वो होती है जैसे पुरुषों में ये स्त्रियों से बड़े या अधिक जटिल होते हैं। अगला है अपना फॉस्फेट्स। फॉस्फेट्स अगर अपन सेंसरी ऑर्गन्स की बात करें किसकी बात करें डियर्स फॉस्फेट्स सेंसरी ऑर्गन्स की बात करें संवेदक अंग की बात करें तो ये भी युग्मित रासायनिक संवेदक अंग होते हैं। क्या होते हैं युग्मित रासायनिक संवेदक अंग होते हैं जो पूंछ के किनारों पर स्थित होते हैं और बाहर की ओर एक छोटे छिद्र के माध्यम से खुलते हैं। आंतरिक रूप से इनमें वो कैनाल या पच होता है
जिसमें संवेदी रिसेप्टर्स होते हैं। उसके बाद में अगला आता है अपना डेरिट्स। डेरिट्स की बात करूँ मैं डियर्स, तो डेरिट्स भी होते हैं, ये युग्मित पेपिली होते हैं जो शरीर के मध्य भाग में वो स्थित होते हैं। ये संवेदी संरचनाएं होती है लेकिन इनका कोई बाह्य छिद्र नहीं होता है। अगला अपना आता है डियर्स हेमीजोनिक या हेमीजोनियन। कौन सा आता है? हेमीजोनिक, जोनिड या हेमीजोनियन। हेमीजोनिड की मैं बात करूं तो हेमीजोनिड ये एक बहुत चमकदार उभरी हुई पट्टी होती है। क्या होती है? बहुत चमकदार उभरी हुई पट्टी होती है जो शरीर के निचले हिस्से में क्यूटिकल और हाइपोडर्मिस के बीच में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? क्यूटिकल और हाइपोडर्मिस के बीच में पाई जाती है। यह आमतौर पर निर्वसन क्षेत्र के आगे या पीछे स्थित होती है। अगला आता है अपना हेमीजोनियन। हेमीजोनियन छोटी तंत्रिका तंत्र होती है। क्या होती है? हेमीजोनियन होती है वो छोटी तंत्रिका तंत्र होती है। फिर अगला आता है अपना सेफाइलिड्स। कौन सा आता है? सेफाइलिड्स। अगर मैं सेफाइलिड्स की बात करूं तो सेफाइलिड्स होते हैं, ये भी चमकदार होते हैं। कोइलिड्स भी हो गया, इतने वो अपने डेट में नहीं आएंगे। ये हो गया अपने नर्व सेंसरी नर्व ऑर्गन्स। कौन से हो गए? सेंसरी नर्व ऑर्गन है वो अपने हो गए। उसके बाद में हम बात करने वाले हैं अगला आपने पढ़ने वाले हैं पादप सूत्रकृमियों के जीव विज्ञान। किसके बारे में बात करेंगे? अपन मॉर्फोलॉजी पढ़ ली, अब अपन बात करने वाले हैं बायोलॉजी प्लांट, बायोलॉजी ऑफ प्लांट पैरासाइट निमेटोड्स। पादप सूत्रकृमि होते हैं, पादप सूत्रकृमियों की बायोलॉजी जो है वो अपन बात करने वाले हैं। अगर इसकी मैं बात करूं तो सूत्रकृमियों की जीव विज्ञान के अंतर्गत, सूत्रकृमियों के जीव विज्ञान की बात करें तो इसके अंतर्गत अपन उसका जीवन चक्र का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? अगर मैं निमेटोड बायोलॉजी की बात करूं तो निमेटोड बायोलॉजी के अंतर्गत अपन है वो उसकी जीवन चक्र, लाइफ साइकिल का वो अध्ययन करते हैं। अधिकांश पादप सूत्रकृमियों का जीवन चक्र सरल और प्रत्यक्ष होता है। क्या होता है? अगर मैं अधिकांश पादप सूत्रकृमियों की बात करूं तो इनका जीवन चक्र होता है वो सरल होता है, और उसके अलावा अपन बात करें तो ये क्या होता है? इनका प्रत्यक्ष होता है। कैसा होता है? सरल और प्रत्यक्ष होता है। अगर अपन सूत्रकृमियों में लाइफ साइकिल की बात करें तो इनके लाइफ साइकिल होते हैं वो क्या होता है? सरल होता है और प्रत्यक्ष होता है। इनके अपन स्टेज की बात करें तो इनमें अंडा, उसके बाद में फर्स्ट स्टेज जोइलाइन, जोइलाइन स्टेज फर्स्ट, जोइलाइन स्टेज सेकंड, जोइलाइन स्टेज थर्ड और जोइलाइन स्टेज फोर्थ, यानी कि चतुर्थ अवस्था लार्वा यानी कि किशोर अवस्था अपन जिसको बोलते हैं। फिर आते हैं अपने एडल्ट निमेटोड्स, वयस्क सूत्रकृमि आते हैं। कौन से आते हैं? एडल्ट निमेटोड या वयस्क सूत्रकृमि आते हैं। अगर अपन निमेटोड के अंडों की बात करें तो अधिकांश सूत्रकृमियों के अंडों का आकार होता है वो वयस्क सूत्रकृमियों की प्रजातियों से भिन्नता के बावजूद समान होता है। अंडा में 3 झिल्लियों से आच्छादित होते हैं। बाह्य अंडे होते हैं वो अंडों का आकार वयस्क सूत्रकृमियों की प्रजातियों में भिन्नता के बावजूद जो उनका अंडा का आकार होता है वो समान होता है, और अंडा के ऊपर 3 झिल्लियों से आच्छादित होते हैं। बाह्य प्रोटीन परत, मध्य किटिन परत, मध्य होती है वो काइटिन की बनी होती है। किसकी होती है? ये किटिन नहीं है, काइटिन परत है मध्य। उसके बाद आंतरिक परत होती है वो लिपिड परत होती है। बाह्य प्रोटीन परत होती है, ये यूट्रस या गर्भाशय की दीवार द्वारा स्रावित होती है। जो फीमेल निमेटोड होती है उनके गर्भाशय के द्वारा स्त्राव, और जो स्त्राव होता है उसके स्त्राव से ये बाह्य प्रोटीन परत का निर्माण होता है। उसके बाद में मध्य काइटिन परत होती है जिसको अपन वास्तविक खोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मध्य काइटिन परत को वास्तविक खोल बोलते हैं। ये स्वयं अंडे के द्वारा स्त्रावित होती है। तीसरी होती है आंतरिक लिपिड परत, ये प्रोटीन वसा से निर्मित होती है। जो लिपिड परत होती है ये प्रोटीन और वसा से निर्मित होती है। निर्जलीकरण कारकों में घुलनशील होती है। किसमें? निर्जलीकरण कारकों के अंदर घुलनशील होती है। अगला आता है अपना वो आता है भ्रूणीय विकास यानी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये नर मादा समागम के पश्चात मादा द्वारा अंडा निकलने पर उसमें वो कोशिकीय विभाजन होता है। पहला विभाजन लंब अक्ष के लंबवत होता है जिसमें 2 समान कोष बनते हैं, एक सोमेटिक S1 और जर्मिनल P1 कोशिकाओं में। दूसरा विभाजन होता है इन कोशिकाओं को टी आकार में व्यवस्थित करता है जिसमें S1 होता है वो लंबवत विभाजित होता है और P1 होता है क्षैतिज रूप से, जिससे S2 और P2 बनती है। S1 से S2 और P1 से P2 बनता है। आगे चलकर कोशिकाएं होती है वो समचतुर्भुज हो जाती है। कैसे हो जाती है? समचतुर्भुज रूप में व्यवस्थित हो जाती है। एस कोशिकाओं से उत्पन्न ए और बी कोशिकाएं अधिकांश एक्टोडर्मल संरचनाएं बनाती है। एस कोशिकाएं होती है S1 से कोशिका से उत्पन्न होती है, ये वो बी कोशिकाएं ये होती है वो एक्टोडर्मल संरचनाओं का निर्माण करती है। S2 कोशिकाएं होती है जिससे ई मध्य परत M और स्टोमोडर्म है वो बनते हैं।
P1 से है वो गोनेड्स बनते हैं। क्या बनते हैं? गोनेड्स बनते हैं। भ्रूण का प्रारंभिक विकास होता है वो निम्नलिखित महत्वपूर्ण संरचनाओं की उत्पत्ति करता है। अंतःपरी, मांसपेशी और शूलों, कोई गर्सिका और पी श्रृंखला होती है जो यौन कोशिकाएं और गोनाड की संरचना का वो निर्माण करते हैं। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो अंत में भ्रूणकर्मी के आकार में वो लिपटी हुई स्थिति में आ जाता है और उसमें स्टाइलेट का निर्माण हो जाता है। अगला है अपना भ्रूणोत्तर विकास, पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। भ्रूण के बाद में क्या विकास होता है उसकी अपन बात करने वाले हैं। पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात करने वाले हैं। इस विकास में 3 मुख्य घटनाएं होती हैं। अंगों का विभेदन, हैचिंग और मोल्टिंग। क्या होता है? अंगों का विभाजन, जिसको अपन है वो ऑर्गन डिफरेंशिएशन करके अंगों का विभाजन, ऑर्गन डिफरेंशिएशन, हैचिंग और फिर अगला होता है अपना मोल्टिंग। अगर मैं हैचिंग की बात करूं कि हैचिंग क्या होता है, तो हैचिंग मेजबान पौधों की जड़ से निकलने वाले रसायनों या अनुकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों में उपस्थित होता है। हैचिंग क्रिया की बात करें तो हैचिंग क्रिया होती है वो मेजबान पौधों की जड़ से निकलने वाले रसायनों या फिर वो अनुकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपस्थिति में होती है। उसके बाद में अगर अपन बात करें मोल्टिंग की, किसकी बात करें? मोल्टिंग की, तो सूत्रकृमियों की वृद्धि 4 बार मोल्टिंग के माध्यम से होती है। प्रत्येक मोल्टिंग में वो पूरी क्यूटिकल स्टाइलेट गर्सिका क्लोरोफिल और एपिड्स का वो निर्माण हो जाता है। उसके बाद में आता है मोल्टिंग का उद्भिदन। जीवन चक्र के महत्व की बात करें तो जीवन चक्र में और नियंत्रण विधियों को अपनाने से सूत्रकृमि के जीवन चक्र को समझना आवश्यक है। गेहूं की बोल सूत्रकृमि को फसल चक्र द्वारा नियंत्रित करती है। बोल से लार्वा का निकलना मिट्टी की नमी और तापमान पर निर्भर करता है और मेजबान की अनुपस्थिति में लार्वा शीघ्र मर जाते हैं। तो अपना चौथा चैप्टर था निमेटोड की बायोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी, उसकी अपन ने वो चर्चा कर ली। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर अपन पढ़ेंगे सूत्रकृमियों का पारिस्थितिकी वर्गीकरण, इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ निमेटोड्स। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के पास में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।